जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके 99.9% भाग के पूर्ण होने में जो समय लगता है वह अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप जो अर्ध आयु काल का फार्मूला होता है क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बटे के, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यानी जो अर्ध आयु काल का फार्मूला होता है उसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से जो वेग स्थिरांक होता है यानी जो के होता है इसका फार्मूला होता है 2.303 बटे टी लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। चूंकि यहाँ पे समय का कंपेयर हो रहा है, टाइम का कंपेयर हो रहा है, इसलिए आप टी को के स्थान पर ले जा सकते हैं और जो के आपका वेग स्थिरांक है इसे आप टाइम के स्थान पर ला सकते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू 2.303 बटे के लॉग बेस में 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसके बाद में जो आपका टी निकला है 2.303 बटे के लॉग बेस में 10, हमने बताया जहां कहीं पे परसेंटेज की बात की जाएगी, जहां कहीं पे सांद्रता परसेंटेज में दिया जाएगा, वहां पे आपको जो प्रारंभिक सांद्रता ए होती है उसे 100 मानना है कि किसी ना किसी समय पर जो अभिकारक पदार्थ है उसकी प्रारंभिक सांद्रता 100 मोल प्रति लीटर रही होगी। उसके बाद में जब इतना सांद्रता में परिवर्तन हो गया तब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका अर्ध आयु काल में जो टाइम लगता है उससे क्या संबंध है या 10 गुने के बराबर है, ये आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो यहाँ पे सांद्रता क्या माननी है, सांद्रता यहाँ पे आपको 100 माननी है अपॉन ए माइनस एक्स। तो ए है 100 माइनस एक्स, एक्स कितना है 99.9। अब इसके बाद में t इक्वल टू 2.303 बटे के लॉग बेस में 10 100 अपॉन 100 से 99.9 जब हम माइनस करते हैं तो ये आता है 0.1। कितना आता है 0.1। आप माइनस करके देख सकते हैं, पॉइंट लगा करके हम 0 बढ़ाएंगे। अब दशमलव के बाद में एक संख्या, यहाँ भी एक संख्या के बाद में दशमलव, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0 बचेगा। यानी हम लिख सकते हैं 0.1। क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। अब हम नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ाएंगे। अब ऊपर ये हो गया आपका 1000, तो इसे हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 बटे के लॉग बेस में 10 और 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, यानी 1000 को 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। अब यहां से फार्मूला बन जाएगा log m की पावर n, ये हो जाता है n log m, यानी जो पावर है आपकी आगे चली आएगी। तो इसे हम नोट कर सकते हैं t इक्वल टू 2.303 बटे के लॉग बेस में 10 और ये 3 आगे आ जाएगा, यानी पावर आगे आ जाएगी n log m। तो यहाँ पे इंटू 3 लॉग बेस में 10 10। अब लॉग बेस में 10 और जो 10 होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप लिख देंगे चूंकि लॉग बेस में 10 की वैल्यू होती है 1, अब ये हो जाएगा पूरा 1 और इस तरीके से जो t का मान निकलेगा
वो निकलेगा 2.303 इंटू 3/k। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में जो t का मान निकलेगा, इसे हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 2.303 गुणे 3/k इंटू में जो log 10 बेस में 10 की वैल्यू आएगी 1, इसे हम 1 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू, इसका आप गुणा कर सकते हैं तो आएगा 3 3 जा 9, 3 का 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और अपान में k। इसे आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे क्या बनाएंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, यानी समीकरण 1 क्या था? अर्धायु काल का था। उसके अपान में आप समीकरण 2 कर देंगे, जो आपका t इक्वल टू निकला है 6.909/k, यानी इसे आप नोट कर सकते हैं। समीकरण 1 को नोट करेंगे पहले, t हाफ इक्वल टू 0.693/k, और जो t की वैल्यू निकली है, ये निकली है 6.909/k। k से k आपका कट जाएगा। अब ये आएगा t हाफ अपॉन t इक्वल टू 0.693/6.909। पॉइंट से आप पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 693 से जब आप 6909 को काटेंगे तो ये लगभग 10 के बराबर जाएगा, लगभग ये 10 के गुणांक में जाएगा। यानी 693 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो ये 6909 के लगभग में इक्वल हो जाएगा, यानी इसे हम 10 बार में काट सकते हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम, तो ये आएगा 10t हाफ, 10 का t हाफ से गुणा 10t हाफ हो जाएगा, t का 1 से गुणा t हो जाएगा। यानी अब ये प्रूव हो रहा है कि किसी अभिक्रिया के 99.9% के पूर्ण होने में जो टाइम लगता है वह अर्ध आयुकाल के 10 गुने के बराबर होता है। यानी आप अगर इसके बेस में लिखना चाहें 99.9%, तो ये आपका और भी अधिक क्लियर हो जाएगा कि 99.9% में पूर्ण होने में जितना टाइम लगता है वह अर्ध आयुकाल के 10 गुने के बराबर होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये अगला क्वेश्चन आपका सक्रियण ऊर्जा पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि एक रासायनिक अपक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो अपक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है, इसका निर्धारण हम आर्हीनीय समीकरण के लघुगणकीय रूप के द्वारा कर सकते हैं। आर्हीनीय समीकरण का लघुगणकीय रूप क्या होता है? सबसे पहले हम उसी को नोट कर देते हैं। ये होता है log k2 अपॉन k1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। क्या हो जाएगा? 1/T1 माइनस 1/T2। इसके बाद में इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है उसे हम नोट करेंगे। सबसे पहला जो टेम्परेचर यानी जो T1 दिया गया है, ये दिया गया है 290 केल्विन। फिर जो आपका दूसरा टेम्परेचर है यानी T2, ये दिया गया है 300 केल्विन। फिर इसमें जो अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, जो पहला वेग स्थिरांक K1 है, इसे हम मान लेंगे K के बराबर, यानी K1 को हम मान लेंगे K के बराबर।
फिर जो आपका K2 है, जो द्वितीय वेग स्थिरांक है, जो टेम्परेचर में परिवर्तन के बाद में वेग स्थिरांक आता है, वो अवक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। मतलब जो दूसरा वेग स्थिरांक है वो पहले के दोगुना हो जाता है। पहला वेग स्थिरांक k आपने माना है, दूसरा वेग स्थिरांक जो है वो पहले के 2 गुने के बराबर होगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2k। क्या लिख सकते हैं? 2k लिख सकते हैं। इसके बाद में अब हमें सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है, यानी EA की गणना करनी है। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे इन वैल्यूज को फार्मूले में रख करके इसे सॉल्व करके हम सक्रियण ऊर्जा के मान को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो वैल्यू है इसे इस फार्मूले में रखेंगे। log K2 का मान कितना था? K2 को हमने माना था 2K, बेस में आप 10 कर देंगे, बेस में 10 कर देंगे, अपॉन K1 कितना था? K था, तो K से K कट जाएगा, इक्वल टू EA अपॉन 2.303। ये जो आपका R होता है इसे गैस नियतांक बोलते हैं, इसका मान होता है 8.31, और 1/T1 पहला टेम्परेचर 290 है, माइनस 1/T2 दूसरा टेम्परेचर आपका 300 है। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस में 10 और जो 2 होता है इसकी वैल्यू होती है 0.3010। तो हम लिखेंगे log बेस में 10 और 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। इसे हम यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 0.3010 इक्वल टू EA अपॉन इन दोनों का गुणा करना है, तो 2.303 और 8.31 का गुणा करेंगे, 1 3 3 0 3 और 1 2 2, 3 त्रिका 9 0 3 त्रिका 9 3 2 6 8 त्रिक 24, 8 त्रिक कितना होता है? 24 होता है। फिर यहाँ पे 0 यानी 2 कैरी हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16 2 18 जोड़ देंगे 3 9 4 3 7 9 2 11 2 13 6 4 10 और 1 11, यानी 9 4 13 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, 8 1 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 2 और 3 यानी 5 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ दशमलव आपका लग जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 19.137, यानी दशमलव के 3 अंकों तक लिखेंगे, बाकी संख्या को हम छोड़ सकते हैं। या यहाँ पे 9 है, यानी ये 5 से बड़ा है, 0.5 से बड़ा है, तो इसके आगे वाली संख्या में एक जोड़ सकते हैं और इसके पीछे वाली संख्याओं को छोड़ सकते हैं, यानी 19.137 लिख सकते हो और 19.138 भी लिख सकते हो, दोनों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। दशमलव के 3 अंकों तक लिख के हम छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से इन दोनों का जो एलसीएम आएगा ये आएगा 290 इंटू 300, 300 का 1 से गुणा हो जाएगा 300, माइनस 290 का 1 से गुणा 290 हो जाएगा। अब इसके बाद में जो भी बची हुई संख्याएं हैं उसे आप नोट करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं 0.3010 बराबर EA अपॉन 19.137 इंटू 300 से 290 घटेगा 10 बचेगा, बटे 290 गुणे 300 कितना है? 290 गुणे 300, 290 गुणे 300। अब यहाँ पे जो आपका 300 का 1 0 है वो 1 0 से कट जाएगा, यानी यहाँ 30 बचा है। अब हम इसे लिख सकते हैं 0.3010 बराबर EA
अपॉन 19.137 गुणे 1/290 का 30 से गुणा, यानी 3 से गुणा करवा देंगे। 0 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8 और 1 0 आपका ये नोट हो जाएगा, तो आ जाएगा 8700। एक बार फिर से गुणा करके देखेंगे। 3 का 0 से 0 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा और 3 दूना 6 और 2 8 और ये 30 का 1 0 हम नोट कर सकते हैं, यानी इतना हो जाएगा। अब हमें निकालना है EA का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? EA, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, 1 कर देते हैं। तो 1 का EA से गुणा EA हो जाएगा और ये जो संख्याएं हैं तीनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तब जाकर के आपका EA का मान निकलेगा, यानी 0.3010 गुणे 19.137 गुणे 8700 गुणे कितना? 8700। अब इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे इसे सॉल्व करते हैं। यानी इसके आगे अगर हम EA की वैल्यू को निकालें तो क्या हो जाएगा? इन तीनों ही संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। यानी इसे अगर हम व्यवस्थित तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.3010 गुणे 19.137 गुणे 8700। तो 2.303 और R का मान जो 8.31 था उसका गुणनफल इतना आता है। न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, तो आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग 2.303 और 8.31 का गुणा नहीं करना पड़ेगा, यानी आप डायरेक्ट उनके गुणनफल के स्थान पर 19.137 को नोट कर सकते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम दशमलव को हटाना चाहें, दशमलव को कैंसिल करना चाहें, अपान में हम 1 मानेंगे। यहां से ये आपका 4 संख्या के बाद में दशमलव है, हम 4 जीरो बढ़ा सकते हैं। यहां से 3 संख्या बाद दशमलव है तो हम यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से आपका ये 1 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर संख्याएं बची हैं 301 और 87 और 19,137, इनका आपस में गुणा कर देंगे। जो नीचे वाली संख्या है इसको हम पावर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 301 गुणे 87 गुणे 19,137 बटे 10 की पावर, जितने जीरो उतनी पावर हो जाएगी, 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब यहां से हम 301 और 87 का गुणा कर लेंगे, तो ये आएगा 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24। इसको जोड़ेंगे तो 7 8 1 6 2 26,187, यानी यहाँ हम लिखेंगे 26,187। फिर इसका गुणा करना है 19,137 से, इसका गुणा करना है 19,137 से, 26,187, इसका गुणा करना है 19,187, 19,137, तो ये हो जाएगा 7 सते 49, 7 8 56, 56 और 4 60, 7 एकम 7 6 13, 7 एकम 7 6 13, 7 6 42 1 43, और 7 दूना 14 और 4 18, 3 सते 21, 3 8 24, 2 26, 3 एकम 3 2 5, 3 6 18, 3 दूना 6 1 7, फिर 1 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 9 से 9 सते 63 हो जाएगा, 9 8 72, 6 78 हो जाएगा, 9 एकम 9 7 16 हो जाएगा, 9 छक्का 54, 54 और 1 55 हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 5 हो जाएगा 23, और फिर उसके बाद में 1 से 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आप जोड़ देंगे तो आएगा ये 9, फिर 1 6 3 9 7 16,
फिर 8 3 11, 11 5 16, 16 3 19, 19 और एक 20, हासिल आएगा 2, 8 8 16, एक 17, 17 और 8 ये 25 हो जाएगा, 25 और 7 ये 32 हो जाएगा, 32 और 2 34 हो जाएंगे, हासिल आएगा 3, तो 7 1 8 6 14, 6 20, 8 28 और 3 31 हो जाएगा, हासिल आएगा 3, 5 2 7 और 5 2 7 1 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 6 3 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यानी ये 5 लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं गुणे जो आपकी 10 की पावर प्लस 4 है, ये अपॉन के ऊपर जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 4, यानी ये 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगी। अब इसे हम लिख सकते हैं 50 1 1 4 0 6 1 9, 0 6 1 9। अब इसके बाद में इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, इंटू कितना है 10 की पावर माइनस 4 है, यानी दशमलव को अगर हम पीछे से आगे की ओर खिसका कर ले जाएं, अगर हम दशमलव को पीछे से आगे की ओर खिसका के ले जाएं तो 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा ई ए का मान कितना आएगा, ई ए का मान आएगा 50 114.06 और इधर आप छोड़ सकते हैं, यानी 50,114.06 गुणे 10 की पावर प्लस 4 गुणे 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि दशमलव को आपने 1 2 3 4 अंकों तक पीछे से आगे की ओर विस्थापित किया, और आपको पता है कि जब भी हम दशमलव को पीछे से आगे की ओर विस्थापित करते हैं पावर आपकी प्लस की आती है, जब भी हम दशमलव को आगे से पीछे की ओर लाते हैं तो दशमलव जो पावर आती है आपकी वो ऋणात्मक आती है, माइनस की आती है, इस तरीके से -4 + 4 ये कट जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कि ई ए का जो मान आया है ये आया है 50,114.06 जूल, कितना आया है जूल। लेकिन अगर हम इसे किलो जूल में चेंज करना चाहें तो दशमलव को 1 2 3 अंकों तक और खिसकाएंगे, यानी लिख सकते हैं 50.114 गुणे 10 की पावर 3 जूल, और आपको पता है कि 10 की पावर 3 जूल में 1 किलो जूल होता है, तो ये जो ई ए का मान यानी सक्रियण ऊर्जा आएगी ये आएगी 50.114 किलो जूल। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक होगा किलो जूल प्रति मोल या जूल प्रति मोल आप कर सकते हैं, यहाँ आप मोल भी लगा देंगे, किलो जूल प्रति मोल। अब इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग 10 मिनट में पूरा होता है, इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूरा होगा। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 50% भाग 10 मिनट में पूरा होता है, इसका मतलब ये है 50%, यानी अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो जा रही है, यानी ये उसका अर्ध आयु काल दिया गया है। ये क्या दिया गया है, अर्ध आयु काल दिया गया है। जहां कहीं पर अभिक्रिया के 50% या 1/2 या आधा भाग ऐसा कुछ दिया हो, वहां पे हमको ये मानना है कि वो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल दिया गया है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का अर्ध आयु काल है ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10 मिनट, यानी अभिक्रिया का अर्ध आयु काल यहाँ कितना दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है। यहां से हम वेग स्थिरांक की गणना कर लेंगे, क्योंकि अर्ध आयु काल का जो फार्मूला होता है T12 = होता है 0.693 बटे के। हमें के का मान निकालना है तो के को T12 के स्थान पर कर देंगे और T12 को के के स्थान पर कर देंगे। T12 का मान दिया गया है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी के = हो जाएगा 0.693 बटे T12 का मान दिया गया है 10। अब ये कितना हो जाएगा, ये 10 की पावर यहाँ पे हम इसे 1 मान सकते हैं, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 होने पर
इसे हम विस्थापित करेंगे। विस्थापित करने पर यानी इसे हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 0.693 गुणे 10 की पावर -1। ये -1 है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें दशमलव को एक अंक और आगे खिसकाना होगा। जब भी हम पीछे से दशमलव को आगे की ओर ले जाते हैं पावर आपकी प्लस में आती है और प्लस पावर 1 माइनस पावर 1 आपका कट जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 0.0693। यहां से दशमलव खिसक के एक अंक आगे आ गया और उसके स्थान को निर्धारित करने के लिए यहाँ पे एक जीरो मान लिया गया, यानी 0.0693 गुणे 10 की पावर +1 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा। +1 -1 ये आपका कट जाएगा तो k का मान आएगा 0.0693। ये आएगा प्रति मिनट। क्या आएगा? प्रति मिनट, क्योंकि अर्धायुकाल मिनट में दिया गया तो k का मान भी आएगा प्रति मिनट में। अब इसके इस मान को हमें जो दूसरा भाग दिया गया है प्रथम कोटि की अवक्रिया का, जो 99% भाग पूर्ण होने में टाइम लगता है, उसे हम प्रथम कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का जो फार्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 log बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स, वहां पे इस फार्मूले को यानी इस k के मान को रखेंगे और सॉल्व करके मान निकाल लेंगे। यानी इसके बाद में हम प्रथम कोटि की अवक्रिया का जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया से प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए जो k बराबर होता है 2.303 बटे t लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। चूंकि यहाँ पे हमें समय का मान निकालना है तो t को हम k के स्थान पर ले जा सकते हैं और k को t के स्थान पर ला सकते हैं। k का मान आपके क्वेश्चन में हमने t हाफ के मान से k के वैल्यू को निकाल लिया है, अर्धायुकाल से वेग स्थिरांक के मान को निकाल लिया है। तो इसे हम नोट कर सकते हैं t इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग बेस में 10 a अपॉन a माइनस एक्स। यहां से हम k के मान को रख देंगे। अब ये हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 बटे k के स्थान पर रखना है 0.0693 लॉग बेस में 10 a। हमने कहा जहां कहीं पे परसेंटेज होता है वहां पे a आपको 100 मानना है, जहां कहीं पर भिन्नात्मक सांद्रता दी होती है वहां पे आपको a 1 मानना होता है। तो यहाँ पे a का मान हो जाएगा 100 और a माइनस हो जाएगा 100 माइनस ये x आपका है 99। x कितना है? 99। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 तो 4 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 3 संख्या के बाद में दशमलव लगा हुआ है, यानी अगर हम ऊपर एक जीरो बढ़ा दें तो दशमलव से दशमलव आपका कैंसिल हो जाएगा। तब ये आएगा 23,030 अपॉन 693 और इनटू में जो लॉग बेस में 10 है ये हो जाएगा 100 से 99 जाएगा 1 बचेगा, यानी 100 अपॉन 1। 100 अपॉन 1 को हम लिख सकते हैं, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। इससे अगर हम इसे काटें यानी 693 से अगर हम पहले 30,030 को भाग दे दें तो कितना आएगा? ये जाएगा 3 बार में ले जाएं तो 3 त्रिका 9, 3 नवा 27 और 3 छक 18, 2 20 हो जाएगा। घटाएंगे 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 9 से 7 जाएगा 2 बचेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे 2 बचेगा और ये आप 0 उतार देंगे, फिर इसे 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो जाएगा और 3 छक 18, 2 20 हो जाएगा जो आपका पहले से था। 10 से 9 जाएगा 1 बचेगा, 13 से 7 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1610। 612 है यानी लगभग इसे हम 700 मान सकते हैं। 2 बार ले जाएंगे
और 2 बार ले जाने के बाद में आप दशमलव के 1 अंक तक छोड़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसे दशमलव के 2 अंकों तक या 3 अंकों तक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको दशमलव के 2 अंकों तक सॉल्व किया, यानी आ गया 33.2। फिर इसके बाद में जो log 100 है इसे हम लिखेंगे log बेस में 10, 10 का स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे log बेस में 10, 10 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा log m की घाते n, तो n यानी जो पावर होती है वो आगे चली आती है, n log m हो जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 33.2 इंटू 2 log बेस में 10 और 10, जो log बेस में 10 होता है इंटू 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी log बेस में 10 और 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 1। तब इसे हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 33.2 गुणे 2 इंटू 1, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 66.4 ये मिनट आपका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 10 मिनट दिया गया है। अर्धायु काल अगर मिनट में दिया गया है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के फार्मूले से जो आप समय निकालेंगे वो भी मिनट में आएगा। तो इस तरीके से ये टी का मान आ जाएगा 66.4 मिनट, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में हम चौथा चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।